बंगाल में कांग्रेस पार्टी की अगर कोई पहचान है तो उस नेता का नाम है अधीर रंजन चौधरी। अकेला इंसान कांग्रेस पार्टी को जिंदा बंगाल में रखे हुए था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी की उपेक्षा कांग्रेस के द्वारा की गई, सिर्फ ममता बनर्जी से गठबंधन करने के लिए, ममता बनर्जी ने फिर भी गठबंधन नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं एक किला कांग्रेस पार्टी ने बंगाल में अपना खो दिया था। एक बार फिर विधानसभा चुनाव बंगाल में अगले साल की शुरुआत में होने वाले हैं और अधीर रंजन चौधरी का नाम फिर से उठने लगा है। अधीर रंजन चौधरी के बारे में एक बात आपको यह बता दूं कि वो सरकार की अगर कोई नीति सही होती है, फैसला सही होता है, तो वो मतलब जिस तरीके से उसको सही भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी लाइन पर चलकर सही बात को भी आपको गलत ही कहना है। ऐसे में ये सवाल अक्सर उठते हैं कि क्या अधीर रंजन चौधरी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसे सवाल उठे थे और अब विधानसभा चुनाव से पहले भी ऐसे सवाल उठने लगे हैं और यह दावा किया है खुद टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने। टीएमसी के कोई हल्के नेता कल्याण बनर्जी नहीं है। कल्याण बनर्जी मतलब ममता बनर्जी का समर्थन उस बयान को माना जा सकता है। तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ पूरा मामला बंगाल से ये जो धुआं उठा है, चिंगारी कहां लगी है? आपको पता है बंगाल में एसआईआर हो रहा है जी, और अधीर रंजन चौधरी उस एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस विरोध कर रही है, अधीर रंजन समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये ममता बनर्जी ने अपना एक वोट बैंक बनाया है, वहां पे घुसपैठिए और मृत आत्माओं को भी वोटर बना के रखे हुए हैं, ये सब करके। आज जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कलकत्ता में जो थे तो उसके सामने बीएलओ प्रोटेस्ट कर रहे थे और बीएलओ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया कि ये तो बीएलओ है ही नहीं, ये तो टीएमसी के गुंडे हैं भेजे हुए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इसी बात को लेके रिएक्शन मांगा गया दिल्ली में कल्याण बनर्जी से कि भाई कांग्रेस यहां पे पार्लियामेंट में तो विरोध कर रही है बंगाल को लेके, लेकिन जो बंगाल में कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता है वो कह रहा है कि सही हो रहा है। तो इस पर कल्याण बनर्जी ने यह कहा कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस का आदमी नहीं, वो तो 2024 के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। और फिर उन्होंने यह दावा किया कि अधीर रंजन चौधरी जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो ममता का विरोध करेगी नहीं। अधीर रंजन चौधरी की पूरी राजनीति ही ममता के विरोध पर टिकी हुई है। अधीर रंजन चौधरी जो पेशेंस रखे हुए हैं और जो उन्होंने धैर्य रखा वो सिर्फ इस वजह से कि वो मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़ते हैं और मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा, आई थिंक 70% है। 67 वे कहते हैं पर 2-3% ज्यादा ही हैं। अब 70% मुस्लिम जनसंख्या वाले जगह से अधीर रंजन चौधरी को लड़ना है और वहां से उनको लगता है कि अगर बीजेपी से लड़ेंगे तो मुसलमान वोट नहीं देगा तो हम हार जाएंगे। और इसी चक्कर में वो लंबे समय से कांग्रेस के साथ देते रहे, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे हर जगह से खत्म हो गई बंगाल में और इनके पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो आप टीएमसी के पास जाओ या बीजेपी के पास जाओ। अब बीजेपी के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन कल्याण बनर्जी तो दावा करते हैं। ठीक है, सुनवाइएगा जरा एक बार कल्याण बनर्जी को। वो जो हमने पहले बोला था ना, जब हमने बोला था आप लोग विश्वास नहीं किया। जो अधीर रंजन रायचौधरी जब इधर ऑपोजिशन लीडर था, हम तो बोला था बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया, वो तो प्रमाणित तो हो गया 2024 में। थोड़ा धीरज रखिए, कहाँ वो जाने वाला है। तो आपने सुना कल्याण बनर्जी को ये कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी धीरे धीरे हल्लू ये चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी में और वो जा रहा है, उसके सारे बयान उसी डायरेक्शन में है। अब जो पश्चिम बंगाल की जमीनी राजनीति है उसके बारे में अभिषेक बता रहा हूं, वो बाइपोलर होते जा रही है। किसी जमाने में सीपीएम सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती, पर सीपीएम का पिछले 2 चुनाव से, लोकसभा चुनाव से 0 आ रहा है और उससे गठबंधन में लड़ रही है कांग्रेस, उसका भी 0 आ रहा है। अब एक जो सीपीएम कांग्रेस को जो मुस्लिम वोट मिलते थे उसका एक बड़ा तबका चला गया टीएमसी में और जो हिंदू वोट मिलते थे उसका एक बड़ा तबका चला गया है भारतीय जनता पार्टी में। अभी तो ये बीजेपी राइज कर रही है और आप देखेंगे पिछले 3 चुनाव के आंकड़े निकाल के तो टीएमसी का भी वोट बढ़ रहा है, बीजेपी का भी वोट बढ़ रहा है। तो घट किसका रहा है? कांग्रेस का घट रहा है, कांग्रेस और सीपीएम का। तो ये स्थिति है कि ये अब तीसरा मोर्चा बनाने की स्थिति में भी नहीं है बंगाल में। इन्होंने बिल्कुल 0
खत्म। और जब खत्म हो गया कांग्रेस और सीपीएम, तो उसके नेता लोग किधर जाएंगे? तो या तो टीएमसी की तरफ जाएंगे या बीजेपी की तरफ जाएंगे, यही ऑप्शन बच गया है ना। अधीर रंजन चौधरी वहां पे जिसके साथ चुनाव लड़ते, जैसे इस बार यूसुफ पठान ने उनको हरा दिया, या फिर जो लोकल स्तर पर ये सब टीएमसी का जो गुंस है, हुमायूं कबीर और ये सब मुर्शिदाबाद का ही लड़ता है, उसके खिलाफ अधीर रंजन चौधरी लड़ते रहे हैं वहां की जमीन के अनुसार। तो इनके पास और कोई विकल्प ही नहीं है कि या तो बीजेपी के पास चले जाए और नहीं तो कांग्रेस के पास साथ में रह के वो अकेले इसी तरह लोनली अकेला अधीर रंजन चौधरी बन के रहे। लेकिन कितने दिनों तक? बाद में फिर इनकी भी राजनीति समाप्त हो जाएगी। एक से दो बार हार जाएंगे, उसके बाद पता चला लोग कहेंगे कौन था अधीर रंजन चौधरी। मुर्शिदाबाद में भी तो बीजेपी बनाम टीएमसी ही हो रहा है ना। अभी देखिए बीजेपी ने भी वहां कैंडिडेट उतारे थे, अधीर रंजन चौधरी भी उतर गया, टीएमसी उतर गया, टीएमसी वाला जीत गया, यूसुफ पठान। तो मुर्शिदाबाद की जमीनी राजनीति की भी यह रिक्वायरमेंट है कि अधीर रंजन चौधरी अगर एंटी टीएमसी अपना राजनीति जारी रखना चाहते तो इनको बीजेपी में आना ही होगा। बिल्कुल। इस मामले पर अधीर रंजन चौधरी का क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी सुनवाइएगा जरा। बीएलओ सरकार की बच्चे हैं ना, उन लोगों को पाला पोसा ये सरकार ने। अब बीएलओ थे नहीं वहां, सत्तारूढ़ पार्टी के सारे कार्यकर्ता थे वहां, तो सरकार उनके है, रास्ता उनके है, पुलिस बल उनके है, तो उनको तो बड़ी जमाई की आधार से उनको पार किया जाएगा। सारे जुल्म कहिए, सारे पाबंदी कहिए, सब हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल होते हैं बंगाल में। लेकिन हमारा मकसद ये है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तक पहुंचाना। वो अगर पहुंचेंगे तो हमें कोई एतराज नहीं है। हमारा मकसद ये है कि इनकी बात इलेक्शन कमीशन के पास रखना, इसलिए हम जा रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी इसको लगाया, बीएलओ नहीं, ये बीएलओ को बनकर सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं तो लगे हैं। तो सुना आपने जी पंकज सर, इस पर क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना कि टीएमसी ने अपना एक वोट बैंक बनाया है। मुर्शिदाबाद में ये कह रहे हैं कि 30 लाख ऐसा वोटर तैयार किया है पूरे बंगाल में, जो कि बंगाल का है ही नहीं। या तो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, उन लोगों को वोटर आई कार्ड दे के, या फिर घोस्ट वोटर है। घोस्ट वोटर मतलब कि वैसा वोटर वो चला गया दूसरे जगह पे, जैसे दिल्ली चला गया, मुंबई चला गया कमाने, पर वहां के वोटर लिस्ट में नाम है और उनके नाम पे वोट भी पड़ता है। या फिर वैसा घोस्ट वोटर को बोलते हैं जो कि गुजर गए लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम है। 2003 के बाद ऐसा तो है नहीं कि बंगाल में कोई मरा नहीं है, लेकिन एक भी वोटर लिस्ट से एक भी नाम नहीं हटा है। तो जो मर गया और जिसका नाम नहीं हटा उसके जगह पे कौन वोट मार रहा है? ये सवाल तो है ना। और मैं आखिरी सबसे डेंजरस पॉइंट की तरफ आना चाहता हूं। जो एसआईआर चुनाव आयोग ने कराया है बंगाल में, वो एसआईआर को लेकर बहुत तरह के सवाल हैं। वहां क्या किया है पता है आपको? लोकल स्तर पे, लोकल स्तर पे, बंगाल स्तर पे ममता बनर्जी विरोध कर रही है, लेकिन उन्होंने अपने सारे बीएलए को एक्टिवेट कर दिया है। जहां भी सरकारी बीएलओ जाता है, टीएमसी का बीएलए उसके साथ जाता है और अपना सब भर दे रहा है, और डर के मारे बीएलओ कुछ बोल नहीं रहा है, और वो जाके सबमिट हो रहा है, चढ़ाना भी पड़ रहा है। तो बीजेपी की ये सच्चाई है, जमीनी सच्चाई। बीजेपी ऊपर तो खूब है शोर शराबा, लेकिन जमीन ग्राउंड लेवल पे आप जाके वहां बंगाल में सर्वे करवा लीजिए, आप जाके देखिए कि सारा टीएमसी वाला एक्टिव है और बीजेपी वाला कहीं नहीं। वो तो मोदी जी के भरोसे है, कहे कि चुनाव आयोग करवा ही लेगा। बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है इस बार, और फिर वही स्थिति आएगी। पता चला पूरे बंगाल में 2-4-5 लाख लोगों का नाम कटेंगे, आप भी खुश हो जाएगा दिल्ली में बैठे बैठे, बीजेपी वाले भी चेस्ट थंपिंग कर लेंगे कि हमारा हो गया ऐसा यार, और जब चुनाव परिणाम आएगा देखिए फिर वही घोस्ट वोटर, फिर वही बांग्लादेशी, रोहिंग्या, सबका नाम ऐड हो रहा है। आप 1000 बांग्लादेशियों को बॉर्डर पर बिठा के उसका पिक्चर लेते रहो, इधर पूरे बंगाल में खेला हो गया। हो रहा है ये। आपको जाके शायद पता नहीं होगा कि बीएलओ पे कितना प्रेशर है वहां पे। वो लोग कह रहे कि तुमको तो इसी मोहल्ले में रहना है ना, जो ऐसा हम कहते वैसा करो, और चढ़ा देगा नाम, खत्म हो गया बात। इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है, और वहां जो स्थानीय बीजेपी के नेता ये कंप्लेन कर रहे, पर कोई सुनने वाला है नहीं। ये खुश है, बस ऐसी हवा में खुश है कि चलो एसआईआर हो गया और हमारी जीत हो जाएगी, या ये हो जाएगा, फलना हो जाएगा, ढेकना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा।
देखिएगा बिहार से कम नाम कटेंगे, यहां बहुत कम कटेंगे, जबकि बिहार से बहुत ज्यादा यहां पे है अवैध। ठीक है, इस बार गुंड कल्चर जो है ना, उसका जो गुंडा तंत्र है, बहुत अच्छा काम किया है टीएमसी का इस एसआईआर में, और ममता बनर्जी इज हैप्पी कि ठीक हो गया। उन्होंने तो कहा था कि बिहार तो समझ नहीं पाया, लेकिन हम समझ गए हैं, देखिए क्या कुछ होता है। वो तो मुझे तभी लगा था कि ऐसा कुछ ना कुछ बंगाल में जरूर ममता बनर्जी ने कहा कि जो खेला बीजेपी शुरू किया है ना, मैं उसका चैंपियन है। हाँ, तुम एसआईआर लेके आओ, और एसआईआर लेके आए भी, एसआईआर करवाया भी, और ऊपर विरोध भी किया, नीचे सारा कुछ ठीक भी कर लिया, और अपने सारे जितना वोटर है ना, जितना बांग्लादेशी रोहिंग्या, सबका नाम भी जुड़वा लिया, चढ़वा भी लिया एसआईआर में। अब जाइए आप बजाते रहो ताली। हाँ, नहीं बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी ये एक अलग विषय है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी का एक अलग विषय है। क्या अब देखना होगा, जैसा पंकज सर ने कहा कि कांग्रेस का जिस तरीके से अस्तित्व बंगाल में खत्म हुआ है, उन नेताओं के पास दो ही ऑप्शन है, या तो टीएमसी या फिर बीजेपी। अब अधीर रंजन चौधरी भी अकेले एकला चलो की नीति पर कब तक रहते हैं, और कब ये फिर बीजेपी के वो साथ आते हैं, देखना दिलचस्प रहेगा। पंकज जी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों, आपका इस विषय पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार। देखिए, ये मुझे पता नहीं, लेकिन बंगाल में जो नहीं था पहले, वो भी होने लगे हैं। बीजेपी आने के बाद जय सिया राम, नारा बदलते हुए जय मां काली, ये एक रूप बदल रहे हैं। और इसके साथ साथ बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कभी पुरी से धाम उठा के बंगाल में ला रहे हैं, कभी महाकाल बना रहे हैं नॉर्थ बंगाल में, मतलब हिंदू वोटों को इकट्ठा करने के लिए, और बीजेपी से ज्यादा वो हिंदू ये दिखाने के लिए ये मंदिर की सियासत शुरू कर दी है। तो उनकी पार्टी की जो बाकी नेतागण है, उनको भी तो कुछ करना पड़ेगा। वो क्या कर रहे हैं, वो अभी बाबरी मस्जिद बनाने की ऐलान कर चुके हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं, मंदिर बने या मस्जिद बने, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी बहाने, मंदिर मस्जिद बनाने के बहाने चुनाव, और चुनाव में समर्थन हासिल करना, और इसके साथ साथ विभाजन की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होना, यह हमें सबको देखना पड़ेगा। दीदी उड़ीसा से जगन्नाथ देव का मंदिर उठा के ला रहे हैं, तो दीदी की पार्टी के दूसरे भाई वो मतलब बाबरी मस्जिद कहां पता नहीं, जहां थे वो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की बात, फिर भी उसी के नाम पे या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब तो साफ है, चुनाव, वोट और ध्रुवीकरण।